Hello everyone, you all are watching the chemistry with Sneha. I hope you all are doing well. So फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन में पढ़ा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसमें एक वीडियो में कवर कर लेंगे इस पूरे टॉपिक को, जिससे आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प होगी, आप इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप नेम में देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मीन्स होता है हीट और एनर्जी, एंड डायनेमिक्स का मीन्स होता है फ्लो होना, मोशन। तो मतलब कि हीट का मोशन होना, एनर्जी का फ्लो होना किसी भी चीज़ के अंदर थ्रू किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी आइसोलेटेड सब्सटेंस में एनर्जी का फ्लो होना, उसमें हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दैम। इसका एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के आगे जाने के पीछे थर्मोडायनेमिक्स छुपी हुई होती है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म होने के बीच में, एक्सटेंट के बीच में रिएक्शन के आगे जाने के फर्दर मूवमेंट के लिए थर्मोडायनेमिक्स हमारा हेल्प करती है। तो हम इसके अंदर दो चीज़ पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं सिस्टम और एक पढ़ते हैं सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन एंड द सराउंडिंग इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। देखो, सिस्टम क्या हो गया, मतलब मान लो हम एक बीकर की स्टडी कर रहे हैं और उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हो गई वो तो सराउंडिंग हो गई, और वो बीकर क्या हो गया, हमारा सिस्टम हो गया। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला के हमारा पूरा यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ों की स्टडी अंडरटेकन करते हैं, सिस्टम की एंड द सराउंडिंग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं। हम 3 टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। हम पहले ओपन सिस्टम की बात करते हैं। ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है, मैटर एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। अब इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हो एक कप ऑफ टी अपन लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होती है, और अमाउंट जो मास हो गया वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, एक कप से दूसरे कप में डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया ओपन सिस्टम। देन क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि मैंने क्या किया, उस एक टी ऑफ कप को मैंने किसी भी प्लेट से, किसी चीज़ से भी ढक दिया, उसको कवर कर दिया, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ उसके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। एनर्जी तो अभी भी वेपर्स की फॉर्म में एक्सचेंज हो सकती है। देन हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना ही तो एनर्जी का चेंज होगा और ना ही किसका होगा, मास का होगा। जैसे कि हम एक थर्मस बॉटल ले सकते हैं, उसके अंदर हमारी जो चाय होती है वो गर्म रहती है, इसलिए तो हम उसके अंदर डालते हैं उसको, तो उसके अंदर ना तो हीट का चेंज होता है और लेकिन ना अन्य मास का चेंज होता है। पर हमारा कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता है, ये हमारी कार्नोट साइकिल के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके अंदर भी थोड़ी देर 2 3 4 5 घंटे बाद तो ठंडा होता ही है, इसलिए 100 एफिशिएंट तो नहीं होता, बट हम मानसिक चलते हैं कि उसके अंदर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है। तो ये हमारे तीनों सिस्टम है, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। फिर हम देखते हैं हमारी 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम, वो डिपेंड नहीं करती है चाहे सिस्टम कैसा ही हो। आप देख सकते हैं टेम्परेचर कैसा भी हो वो डिपेंड नहीं करता है कि उसका साइज़ क्या है, उसका मास क्या है सिस्टम का। लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है मास और साइज़ पे। आप इसके इंटेंसिव के एग्जांपल देख सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। जिसका अगर स्पेसिफिक लग जाता है वो सारी इंटेंसिव होती है। मोलर हो गया, मोलरिटी, विस्कोसिटी टाइप की सारी कौन सी होंगी, इंटेंसिव होंगी। और एक्सटेंसिव आप देख ही सकते हैं, टोटल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ये सारी किसके अंदर जाती है, एक्सटेंसिव के अंदर। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि जिसमें मास के साथ में जो इंडिपेंडेंट रहती है साइज के साथ में सिस्टम के, वो कौन सी है, इंटेंसिव है, और जो डिपेंड करती है वो कौन सी हो गई, एक्सटेंसिव हो गई। देन हमारे पास में 2 फंक्शंस आते हैं, एक स्टेट फंक्शन, एक पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, बीच में क्या हो रहा है कुछ मतलब नहीं। हम किसी जगह से शुरू कर रहे हैं किसी पॉइंट पे और कहीं जाके एंड कर रहे हैं, तो हमारा बस वो मैटर करता है स्टेट फंक्शन के अंदर, इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है। तो बस वो कौन सी होती है, इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, एंट्रोपी हो गई। ये जितनी टाइप की भी एनर्जीज जितनी टाइप की होती है वो कौन सी होती है, स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन आपको 2 ध्यान रखने हैं, मेनली तो होता है हमारा वर्क एंड हीट। ये मोड ऑफ ट्रांसफर होते हैं, ना कि पाथ फंक्शन। ओनली डिपेंड ऑन द पाथ, सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेंगे। इनिशियल फाइनल स्टेट्स इनको मतलब नहीं है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसफर है, मोड ऑफ ट्रांसफर है किसी भी सब्सटेंस को पास करने के लिए सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास में कौन से हो गए, वर्क हो गया, हीट हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया। तो वर्क एंड हीट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर है, और ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ ई एंड यू। द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सब्सटेंस वर्च्यू इट्स केमिकल नेचर एंड स्टेट। मतलब क्या हुआ, ये टोटल एनर्जी होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, सारे टाइप की एनर्जी का जो भी टोटल होता है वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। फर्स्ट पॉइंट है ये स्टेट फंक्शन होता है, हमने अभी देखा। इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। अभी तक हमने हमारी जितनी भी थर्मोडायनेमिक बेसिक टर्म्स है जो हमें आगे यूज़ होने वाली है वो हम देख चुके हैं। देन हम कुछ लो की बात करते हैं। इसके अंदर हमारे पास में जीरोथ लो, फ्लॉट होता है, फर्स्ट लो ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लो आता है। तो जीरोथ लो होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम जस्ट इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। टू सिस्टम विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली विद ए थर्ड सिस्टम आर सेड टू बी इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another। ये इसका स्टेटमेंट है कि एनर्जी neither be created और नेदर भी डिस्ट्रॉयड, बट हम क्या कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, अब डेल्टा ई को डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, हम दोनों लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी को। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी है हमारी, क्यू हमारा हीट हो गया और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, जो हमने वर्क किया है। अब देखिए चार स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको समझना होगा। वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया है तो उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया गया है, पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, एब्जॉर्ब जब कोई करेगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब हम हीट रिलीज हो जाएगी, हीट रिलीज होती है तो हमें ऑब्वियसली बात है पता है नेगेटिव आता है। तो आप यहाँ पे देखिए सिस्टम बीच में लिखा हुआ है, इसके चारों तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हीट ऑब्जर्व हो रही है, हीट अंदर जा रही है तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रही है। जब हीट रिलीज हो रही है तो नेगेटिव साइन आ रहा है। वर्क डन ऑन सिस्टम, जब वर्क किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और जब वर्क डन बाय सिस्टम आ रहा है तो साइन नेगेटिव आ रहा है। आप लोगों को ये साइन ध्यान रखने हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब हम 4 थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक। तो आपको नेम से पता है कि आइसोथर्मल, थर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हम डेल्टा टी क्या लिख सकते हैं, 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। यहाँ पे टी कांस्टेंट है, अगर टी कांस्टेंट है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, और अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा जो मोल है वो 1 दिया हुआ है तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट होगी। तो पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ के ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम P और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका ग्राफ स्लाइड डाउन आ जाएगा। और जब हम V और T के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है हमारा T कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी वॉल्यूम के जैसे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा पी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब हम पी और टी के बीच में ग्राफ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। लेकिन वी और टी में जब ग्रो करेंगे तो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इनका क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ग्राफ हमारे किसके लिए आ गए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब कोरिक के लिए हमें पता है क्या होता है कि वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब हम पी और वी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी हम लोगों को। और पी और टी के बीच में ऑब्टेन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। देन एडियाबेटिक की बात करते हैं। एडियाबेटिक में क्या होता है, नो हीट एंटर्स और लीव, क्योंकि यहाँ पे Q क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ना पे यहाँ पे हीट एंटर करेगी और ना ही हीट लीव करेगी। तो इसका हम देख सकते हैं, इसका हमें स्लाइड डाउन ऑब्टेन हो रहा है। तो आइसोथर्मल के लिए तो क्या होता है, डेल्टा T 0 होता है और नीचे एडियाबेटिक Q इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये आगे भी देखने को मिलेगा। तो आपका ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आइसोथर्मल ऊपर वाला तो कौन सा होता है, आइसोथर्मल वाला होता है, और नीचे वाला कौन सा होता है, ये एडियाबेटिक का होता है। तो हमने हमारे 4 प्रोसेस देखे थर्मोडायनेमिक के, कौन कौन से, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक। आपको ये चारों अच्छे से ध्यान रखना और उनके ग्राफ भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं फ्रेंड्स। फिर हम आगे देखते हैं हमारा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जैसे कि नाम से पता चल रहा है, द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम विद द फॉर्मेशन ऑफ द लूप। अब आप ग्राफ में देखो, हम किसी भी पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और उसी पॉइंट पे दोबारा आके रुक रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। हमने अभी देखा कौन कौन से होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करते हैं, डेल्टा ई, डेल्टा यू, डेल्टा एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं चलना वहीं पे आके हम एंड कर रहे हैं और एक लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज इनिशियल एंड फाइनल
सॉरी दिस प्रोसेस इज नॉन एज साइक्लिक प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, देन हम देखते हैं हमारे दो टाइप के हमें प्रोसेस देखने को मिलेंगे हमारे पूरे थर्मोडायनेमिक्स पे, हम उन्हीं पे हमारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो दो टाइप के प्रोसेस कौन से होते हैं, फर्स्ट है इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड देन सेकंड आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसको रिवर्स ना कर सके, जो एक बार शुरू हो गया तो डायरेक्टली खत्म होगा, वो दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकता है। इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सिंगल स्टेप एंड फास्ट प्रोसेस। ये अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। और ये सिंगल स्टेप होता है क्योंकि एक ही जगह में फ्लो करेगा, ये एक ही तरफ फ्लो करेगा और जल्दी होता है, बहुत इंस्टेंटली वो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एक्सलेंट प्रोसेस है वो कांस्टेंट रहता है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेज। जो इक्विलिब्रियम है या तो वो इनिशियल पे ही मिलेगा हमें या फिर फाइनल पे ही मिलेगा, उसके बीच में हमें कहीं इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। किसके अंदर, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। हम देखते हैं सेकंड प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। इट इज़ एन आइडियल प्रोसेस एंड टेक इनफाइनाइट टाइम। अब कोई भी रिएक्शन गोज थ्रू हो रही है तो वो जब दोबारा आएगी तो उसे इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। एक्चुअली कभी पूरी ही नहीं होती है, बहुत टाइम लेती है। वो तो क्या था, फास्ट प्रोसेस था, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इट इज़ एन इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेज। उसके अंदर इक्विलिब्रियम कब था, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पे था, लेकिन यहाँ पे किसी भी स्टेज के अंदर हमें इक्विलिब्रियम मिल जाता है। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, रस्टिंग हो गया और कुछ भी देख सकते हैं आप, इरिवर्सिबल होता है। अब आप देख सकते हैं मेटल के ऊपर जब जंग लग जाती है तो वो क्या दोबारा हट सकती है, नहीं हट सकती ना। वो अलग अलग प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड, वो बात अलग है, लेकिन नेचुरली तो ऐसा कभी नहीं होता ना। तो जितने भी नेचुरली प्रोसेस है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आए अच्छे से। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर हमारे 3 मोशन इंक्लूड होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशन मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोनो एटॉमिक के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। वो पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक में 2 टाइप के आ जाएंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अगर वो लीनियर है तो उसके अंदर कितना होएगा, 5 हो जाएगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल आ जाएगा। और अगर वो नॉन लीनियर है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो उस पर क्विक न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कभी कभी, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। तो इसके अंदर 3 मोशन हमारे इंक्लूड होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। हम देखते हैं सीपी एंड सीवी क्या है। सी रिप्रेजेंट फॉर द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है कि किसी भी सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है। इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन में डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ द हीट टू रिक्वायर द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें स्पेसिफिक क्यों लगा दिया, क्योंकि हमने स्पेसिफिक बता दिया कि हमने इतने सब्सटेंस का हीट दे के टेम्परेचर इंक्रीज करना है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, दैट रिप्रेजेंट बाय CM। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। 1 मोल का हमें इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन में N डेल्टा T। और स्पेसिफिक हीट का जहाँ पे हमने मास यूज़ किया है वहाँ पे क्या आ जाएगा, M डेल्टा T। तो ये हमारी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, C से करते हैं। हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक को S से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोलर हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं CM से। ओके फ्रेंड्स, देन हम आगे बात करेंगे हमारा जो रिलेशन है CP एंड CV, वो क्या है, CP क्या है और CV क्या है। हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड CV हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे CP आ जाए तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर होगा, और CV आ जाए तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो CV क्या होता है, F/2R। F क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और CP क्या होता है, CV प्लस R। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। अब जो CP होता है वो तो एंथैल्पी से रिलेट करता है, डेल्टा H जो होता है। और CV होता है वो किससे रिलेट करता है, डेल्टा U से रिलेट करता है। अब हम देख सकते हैं, हम इनका फाइंड इजीली कर सकते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए हमने बात की थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। तो हम CV इसका इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके। अगर हमारे पास CV आ गया तो हम CP भी निकाल सकते हैं। और गामा क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ द CP एंड CV। तो आपसे ये तीनों चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दे देगा और आपसे ये तीनों कंसेप्ट पूछ लेगा। डाई एटॉमिक के लिए क्या होता है, 5 होता है। नॉन लीनियर के लिए क्या होता है, जो पॉली एटॉमिक है उसके लिए 6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो CV CP हम निकाल सकते हैं इनके लिए हमारे फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके, और फिर गामा भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो CV का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, F/2R। यहाँ पे F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मोनो एटॉमिक के लिए वो 3 होती है, डाई एटॉमिक या लीनियर पॉली एटॉमिक के लिए वो 5 होती है, एंड नॉन लीनियर के लिए क्या हो जाती है, वो 6 हो जाती है। और गामा क्या होता है, CP/CV उसका रेशियो हो जाता है। और CP की फॉर्मूला क्या है, CV प्लस R। तो आपको ये दोनों याद रखना है। CP क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड CV क्या होता है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम आगे देखते हैं वर्क डन के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन से इतने क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं हर टाइप के एग्जाम्स में। तो वर्क डन की हम बात करते हैं। वर्क डन हमारा क्या होता है, वर्क डन
माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम जल्दी बोलते हैं कि डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी वी होता है। अब यहाँ पे भी हम दो टाइप के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। अब देखो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जस्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसके नाम पे जाना है। अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल दे दे, अब आइसोथर्मल का मीन्स क्या हो गया, हमारे पास में क्या होगा, टेम्परेचर होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, जो डेल्टा टी की वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। अगर टी जीरो है तो एनआरटी पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हो जाएगा। तो W क्या हो सकता है, माइनस एनआरटी ln V2 बाई V1। अगर V2 बाई V1 को हम चेंज किससे कर सकते हैं, P1 बाई P2। किस इक्वेशन से, हमारी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वेशन से हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला मस्ट ध्यान रखना है कि W इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एनआरटी V2 बाई V1। अगर आपको एक ये फॉर्मूला पता है तो P1 बाई P2 तो आप इजीली लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है हमारा, T इज कांस्टेंट। अगर T कांस्टेंट है तो हमारा जो डेल्टा H एंड डेल्टा U है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर क्योंकि दोनों सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला हम देखते हैं, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W होता है। Q क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा U जीरो है तो Q क्या हो जाएगा, माइनस W हो जाएगा, और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास W तो आता है माइनस एनआरटी ln V2 बाई V1 एंड Q आता है एनआरटी ln V2 बाई V1। ठीक है फ्रेंड्स, ये था रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है जो हम यूज़ करते हैं, PV वाला। तो यहाँ पे P एक्सटर्नल होता है, वॉल्यूम दो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो क्या हो जाएंगे, V2 माइनस V1 हो जाएंगे। अब V2 को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो PV इक्वल्स टू एनआरटी है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको एनआरटी बाई P2 माइनस एनआरटी बाई P1। अभी टेम्परेचर क्या है, जीरो है, तो डेल्टा U डेल्टा जीरो हो जाएंगे और Q हो जाएगा माइनस W। देन हम अनदर प्रोसेस की बात करते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 बाई V1 P एक्सटर्नल। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम वही चीज़ आ गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो Q होगा वो हमारा क्या आएगा, CP आएगा। वहाँ पे क्या होता, यहाँ पे NCP डेल्टा T आएगा जो हमारी हीट होगी, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हो। अब हमने देखा जो हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाती है, CP होती है। आइसोक्रोरिक प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पे V कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा जो डेल्टा U होगा, जो हमारा Q होगा वो क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T। आइसोक्रोरिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम हीट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम कौन सी हीट कैपेसिटी यूज़ करते हैं, CV हम यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पे डेल्टा Q क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो फोर्थ प्रोसेस मैंने पढ़ा था वो एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा था। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, Q इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। मतलब हीट की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो एडियाबेटिक आते हैं, हमें समझ आने की Q इक्वल्स टू हमारा क्या होएगा, जीरो होएगा। और इसके लिए जो W होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है NR डेल्टा T गामा माइनस वन। गामा आपको पता है क्या होता है, CP बाई CV हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होएगा, डेल्टा Q इक्वल्स टू Q प्लस W। Q तो जीरो है, तो जो एनर्जी होगी और जो वर्क डन होगा वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। अभी हमने बात की थी जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट उसमें क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो एरिया एनक्लोज किया था आपने, वो लूप देखा था फॉर्म हुआ तो उसके अंदर जो रेक्टेंगल वाला एरिया था वही क्या हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ किसके अंदर होता है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर होता है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एरिया एनक्लोज है उसके इक्वल क्या हो जाता है, वर्क डन होता है। क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन आता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो U होगा, डेल्टा H होगा, वो हम जीरो हो जाता है क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। और हमें पता है अगर वो जीरो है तो हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस W। फिर हमारे पास में एक और प्रोसेस आता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के, इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कभी कभी आ जाते हैं। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, PVX इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। X कोई भी पावर हो सकती है, और यहाँ पे जो W होता है वो हम देखते हैं NRT डेल्टा गामा माइनस वन, वही हो जाता है सीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी तक एक बार सारे प्रोसेस की बात कर ली है, हमने हमारे चारों प्रोसेस देखे, उसके बाद हमने साइकिल प्रोसेस भी देखा। साइकिल प्रोसेस में आपको बस ये ध्यान रखना है, एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल। एंड सर्कल के जो भी चारों तरफ का एरिया है उसका आपको उसका एरिया आपको फाइंड करना, चाहे वो रेक्टेंगल का फाइंड करो या चाहे ट्राइंगल का फाइंड करो, चाहे आप पॉलीगॉन का किसी का भी फाइंड कर रहे हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। और साइक्लिक के लिए नेगेटिव साइन आता है, और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव आता है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव साइन आता है। और यहाँ पे हमें पता है कि अगर एनर्जी जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्वल हो जाएगा, लेकिन साइन क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। तक हमने हमारी एक मोटा मोटी सारी बात कर ली है। उसके बाद हम आते हैं एंथैल्पी पे। एंथैल्पी हमेशा से पढ़ते आए हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, डेल्टा H से। अगर एक्सोथर्मिक के लिए होता है तो हम बोलते हैं डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा, और अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की तो डेल्टा H क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ PV वर्क।
तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, H क्या हो जाएगा, E प्लस पी वी हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, H इक्वल्स टू E प्लस पी वी। ये स्टेट फंक्शन होता है, हमने पहले देख चुके हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ऑलरेडी हम ये भी देख चुके हैं। अगर हम इसको डेल की फॉर्म में लिखें तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। अगर हम किसकी बात करते हैं, गैस के स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NRT। पी वी इक्वल्स टू NRT होता है, तो मैंने P डेल्टा V को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा NGRT। अब डेल्टा NG क्या है, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ N ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस N ऑफ गैस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है आपको, जितने भी मोल्स दे रखे, कोई भी रिएक्शन गिवन है तो आपको क्या करना है, मोल्स किसके, प्रोडक्ट के, और माइनस करना है रिएक्टेंट के। तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा NG आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे अगर हमें डेल्टा U दिया हो तो हम डेल्टा H इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपसे कुछ भी फाइंड करवा सकता है, आपको डेल्टा H देकर डेल्टा U भी फाइंड करवा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा किसकी बात हो गई, हमारे एंथैल्पी की बात हो गई। और आपको इसके लिए बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, कौन सा वाला, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। और डेल्टा NGRT की जगह हम P डेल्टा VV यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम जानते हैं सब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा S से। और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रैंडमनेस को। इट मे बी डिफाइंड एज द मेजर और डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन द मॉलिक्यूल। ये भी हमारे पास स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आपको उसका फॉर्मूला मस्त ध्यान रखना है फ्रेंड्स, Q रिवर्सिबल अपॉन में T। टी को भी आप बहुत बार क्या होता है, कैल्विन वगैरह में होता है, तो हमें चेंज करना होता है डिग्री सेल्सियस को कैल्विन के अंदर। तो ये हमारे सिस्टम के लिए हम देख रहे हैं, डेल्टा S प्लस Q रिवर्सिबल बाई T। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डेल्टा T इक्वल्स टू 0 हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, NR/ln V2 बाई V1, या फिर आप P1 बाई P2 भी लिख सकते हो। सेम हम आइसोकॉरिक के लिए देखिए, आइसोकॉरिक में V 0 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम 0 है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा S इक्वल्स टू NCV/ln T2 बाई T1। अब देखो यहाँ पे हमने हीट कैपेसिटी का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। जब जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर की बात होगी, हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, CV एंड CP हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दो प्रोसेस कौन से हो गए, फर्स्ट हो गया आइसोथर्मल के लिए हमने देख लिया डेल्टा S, और हमने सेकंड आइसोकॉरिक के लिए देख लिया। देन हम नेक्स्ट हमारे बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस हो गया मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, और हम क्या यूज़ करेंगे, CP का यूज़ करेंगे। तो हमारा Q क्या होता है, NC पे डेल्टा T, तो S क्या हो जाएगा, NCP/ln T2 बाय T1। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, कुछ भी टिपिकल नहीं है इसके अंदर, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आप एक बार आपको अच्छे से इसको रीड करना है, फॉर्मूले ध्यान रखना है और अप्लाई करना आना चाहिए। अगर अप्लाई करना नहीं आता तो फॉर्मूले याद करिएगा, कुछ मीन्स नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब से खूब करें, बहुत क्वेश्चन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। अब यहाँ पे हम कुछ और टर्म्स देख लेते हैं कि डेल्टा फ्यूज़न अगर आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डेल्टा H फ्यूज़न अपॉन में T फ्यूज़न। अगर वेपराइजेशन के लिए आ जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन में T। अगर सब्लिमेशन के लिए आ जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H सब्लिमेशन अपॉन में टेम्परेचर। तो ये हम तीनों के लिए देखते हैं। हम पे पता है कि फ्यूज़न, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं, तो इन तीनों के लिए भी हमें डेल्टा H अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम स्लॉट भी कहते हैं। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल। हम ये लाइन पहले भी पढ़ चुके हैं, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, ऑल नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, तो डेल्टा S यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्स जो रैंडमनेस होती है, डेल्टा S जो एंट्रोपी होती है हमारी, वो किसके इक्वल हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजिंग। अब हम देखते हैं कि जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती रहती है, वो कभी डिक्रीज नहीं होती है, इसलिए हमेशा क्या होगी, ये 0 से ग्रेटर देन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट टॉपिक हमारा है गिव्स फ्री एनर्जी। डिफाइन एज एनर्जी अवेलेबल इन सिस्टम फॉर कन्वर्जन इनटू यूजफुल वर्क। हम हमारी एनर्जी किसी भी यूजफुल वर्क के लिए जब कन्वर्ट करते हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होती है, गिव्स फ्री एनर्जी। इसका फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा S माइनस T डेल्टा S। तो यहाँ पे डेल्टा G, यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन बोलते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, जब डेल्टा G सिस्टम का नेगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। जब डेल्टा G पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर 0 होगा तो किसमें है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे फ्रेंड्स, आपको देखने को मिल जाएंगे। डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू 2.303 RT log K। अब यहाँ पे डेल्टा G एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने एक पूरा चैप्टर एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में कवर कर लिया है, और यहाँ पे आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे फ्रेंड्स। सो मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ये शॉर्ट नोट से सबको बहुत हेल्प मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस टॉपिक की वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू वेरी मच।